बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल ऑफ एजुकेशनल चैनल। तो अगेन फिर से आज का मैं लेक्चर लेकर आई हूँ हमारे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 4 सब्जेक्ट ओसी, कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम चैप्टर, वेरी हाई वेटेड चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बहुत इजीली इस चैप्टर को मैं लेकर जा रही हूँ। मैं बार बार जब भी ये चैप्टर के न्यू वीडियोस लेकर आऊंगी, आगे की जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोस है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगी। सो मेक श्योर कीजिए कि कभी भी इस चैप्टर के पार्ट 3 पार्ट 4 को बीच में से पढ़ना मत स्टार्ट कीजिए। जब भी आप इस चैप्टर्स को उठाएंगे वो स्टार्ट से कीजिए, बिकॉज अगर आप बीच में से लेते हो तो चैप्टर बिल्कुल भी समझेगा नहीं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज एवरी चैप्टर्स का एक एक पॉइंट एक दूसरे से लिंकअप है। ऑलरेडी हमने अपने बाकी के 4 लेक्चर्स में बैंकिंग पार्ट कर लिया था, इंश्योरेंस 50% कंप्लीट कर लिया था, और आज जो बाकी का जो इंश्योरेंस का 50% है वो ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ट्राई करेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट पार्ट को भी आज क्लियर कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमें जो डिफिकल्टीज होती है वो होती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में। तो बैंकिंग का तो आपके लिए प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बहुत इजी वे में आपके लिए सारा डिटेलिंग मैंने वीडियो में विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस आई हैव ऑलरेडी पुट अप द वीडियो, सो प्लीज गो एंड check out that video. And very important part is coming now from the insurance part is marine insurance and the fire insurance. And trust me, this is the only part which almost all the students find difficulty in reading out. So basically इस चैप्टर को, इस पॉइंट्स को मैं बहुत इजी वे में आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी, ताकि आप लोग को ये पॉइंट्स अगर समझ में आ गए तो उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम पास किए। मरीन इंश्योरेंस। अब वर्ड अगर मरीन में बोल रही हूँ तो मरीन वर्ड से आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएगी। मरीन का मतलब क्या होता है, जो हमारा सी साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन इंश्योरेंस। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो एक कंपनी जो रहती है, सपोज रिलायंस ले लो, टाटा इंडस्ट्री, बहुत सी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो बल्कि चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें जिसको एयरवेज में या रोडवेज में ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जब ये पॉसिबल नहीं होता है तो उस टाइम पे हमें किसका हेल्प लेना पड़ता है, अपने सी साइड्स का। अब सपोज अमेरिका से इंडिया में कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है तो वो किसके थ्रू आ रहा है, सी के थ्रू आ रहा है, क्योंकि चीज इतनी बल्कि और ऐसी गुड्स है जिसको हम बाय द एयरलाइंस या बाय द रोडवेज नहीं कर सकते, तो हमने बाय द वाटरवेज लिया। अब जब शिप यहाँ से जाएगी तो ये शिप के अंदर हमारा सारा चीज रहेगा, जो भी प्रोडक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगी वो उसके अंदर रहेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है और यहीं पे हम अटकते हैं कि भाई यहाँ पे भी तो रिस्क है ना, क्योंकि शिप यहाँ से यहाँ तक आएगी तो उसके साथ बहुत सी चीजें भी आएंगी, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको इजीली रखना। अब अगर हमने अपने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा कि भाई हमारे लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, हमें हमारे साथ कब क्या हो जाए, तो इसके लिए हम इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। तो अगर लाइफ की गारंटी नहीं है तो एक शिप जो हमारे सी में जा रही है, क्या गारंटी की वो प्रोटेक्टेड है। तो डेफिनेटली हमें हमारे गुड्स को बचाने के लिए, सी को करने के लिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस होते हैं वो हम लोग अपने आज के लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द मरीन इंश्योरेंस? इट इज गिव्स द प्रोटेक्शन, ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द लॉसेस, जो भी लॉसेस होगा। कॉज का मतलब क्या होता है, कारण। ड्यू टू द डेंजर ऑफ सी, जब भी मैं कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी के थ्रू, ओशंस के थ्रू कर रही हूँ और वहां पे जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि सी के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की वजह से अगर कोई डैमेज हो गया, फ्लड्स आ गया, बहुत ज्यादा तूफान आ गया, मेरा शिप डूब गया है, किसी ने चोरी कर लिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। हमें कोई भी ऐसा एग्जैक्ट असम्पशंस नहीं है कि भाई हमारा तो सब कुछ सही होगा, मैंने तो अच्छे कर्म किए, हमारे साथ तो कुछ गलत होंगे, नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, उसका इंश्योरेंस निकाल लिया। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मरीन इंश्योरेंस? इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस caused due to the danger of the sea. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ज्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाओ, चैप्टर इजी हो जाएगा, टॉपिक भी आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले बोला है वॉयज पॉलिसी, सिंपल वर्ड में समझाती हूँ, ध्यान से समझो। वॉयज पॉलिसी का मतलब क्या है? ये मेरी शिप है, अब शिप इंडिया से अमेरिका की तरफ जाएगी, तो शिप इंडिया से अमेरिका जाएगी और फिर अमेरिका से इंडिया वापस आएगी। तो वॉयज पॉलिसी का मतलब होता है कि मैंने शिप का लिया है कि शिप स्टार्ट पॉइंट से एंड और एंड पॉइंट से वापस जब स्टार्ट पॉइंट पे आएगी तो पूरे टाइम तक मैंने उसका इंश्योरेंस निकाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉयज पॉलिसी। मैंने अपनी शिप का इंश्योरेंस निकाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, और एंड पॉइंट से जब मेरी शिप वापस आ जाएगी तब तक के लिए मैंने अपने उस शिप के लिए इंश्योरेंस निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉयज पॉलिसी। समझा कि नहीं समझा? समझो, यहाँ पे है इंडिया, अमेरिका, यहाँ से मैंने किसी, समझो क्लोथ का एक्सपोर्ट करी, यहाँ से मेरी शिप है, शिप के अंदर बहुत सारे कपड़े भर के गए, यहाँ पे उसने उसको उतार दिया,
उतारने के बाद ये शिप वापस इंडिया के अंदर आएगी। तो जब ये इस तरीके से घूम के वापस आएगी तो ये क्या हो गई है, वॉयज पॉलिसी। मतलब जहां पे मैंने अपने शिप को, जब तक मेरी शिप रिटर्न नहीं आएगी, वो पूरे के पूरे टर्निंग पॉइंट पे मैंने अपना इंश्योरेंस निकाल के रखा। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड आता है टाइम पॉलिसी। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसमें इंश्योरेंस निकाल रही हूँ, सो दैट इज फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूएशन। अभी देखो इसके अंदर ना थोड़ा सा एक डिफरेंस आया। सपोज बेसिकली जो टाइम पॉलिसी होता है, इट इज ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर से ज्यादा के लिए आप इसको नहीं निकाल सकते। सपोज 23 में मैंने अपने शिप के लिए टाइम पॉलिसी निकाली थी। 23 से 24 के बीच में मेरी शिप जब भी आएगी जाएगी, वो 1 साल के अंदर कुछ भी हुआ तो मुझे मेरी शिप का इंश्योरेंस मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो जो ईयर में मैंने पॉलिसी निकलवाई, वो ईयर में मेरी शिप कहीं गई नहीं, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ नहीं, तो मतलब मेरी पॉलिसी वेस्ट जाएगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 1 ईयर का मैंने निकाला बट मेरी शिप ने कोई मूवमेंट किया ही नहीं, मेरी शिप नहीं गई, तो उसके अंदर होता है कंटिन्यूएशन क्लॉज। मतलब जब तक मेरी शिप का ट्रैवल खत्म नहीं होगा, वो चीज को मैं एक्सटेंड कर दूंगी विदाउट एक्स्ट्रा पेइंग, वो सेम अमाउंट पे मेरा इंश्योरेंस चलेगा। एग्जाम्पल देखो, 23 के अंदर मैंने इंश्योरेंस लिया था मेरे शिप के लिए 24 तक का। अब समझो मार्च में लिया था तो ये मार्च 24 तक चलेगा, ठीक है। पर ऐसा हो गया कि मेरी शिप कहीं गई नहीं, अब अचानक से अप्रैल मंथ आ गया और अब मेरी शिप को जाना है, तो अब अप्रैल मंथ में जाना है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि मैम सॉरी, आपने मार्च मंथ का निकाला था, हम आपको पे नहीं कर सकते। तो जी नहीं, अगर मैंने मेरी शिप ये मार्च 23 से मार्च 24 के बीच में अगर वो गई होती तो वो इंश्योरेंस के अंदर का जो पॉलिसी था वो खत्म हो जाता। बट वो टाइम तक मेरी शिप गई नहीं, मेरी शिप अगर बाद में जा रही है तो जब तक मेरी शिप जिस वो काम के लिए था कि भाई वो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, जब तक वो नहीं करेगी मैं उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकती हूँ। समझ में आ गया टाइम पॉलिसी। तो यहाँ पे बोला है नॉट कंप्लीटेड स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि अगर उसने स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट नहीं किया तो उस टाइम पे हम कंटिन्यूएशन क्लॉज ले सकते हैं कि भाई मेरा ये स्पेसिफिक टाइम था, इसमें मुझे इतना करना था बट उसने नहीं किया, तो मुझे इस चीज को आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो मिक्स वॉयज पॉलिसी क्लियर हो गया, कहां से कहां तक जाएगा। टाइम पॉलिसी भी ऑलमोस्ट आप लोग के लिए क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स पॉलिसी। अब मिक्स पॉलिसी के अंदर नाम से पता चल जाएगा कि मैं जब तक मेरी शिप जाएगी आएगी उसके लिए, मतलब समझो मार्च से लेके अप्रैल, मार्च 23 से लेके अप्रैल 24 तक के लिए निकाला, तो ये हो गया टाइम पॉलिसी, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक टाइम की निकाला है और इतने टाइम में वो जब जब जाके आएगी, जब जब जाके आएगी तब तक के लिए मैंने इंश्योरेंस निकाला है। मतलब इसके अंदर वॉयज भी आ गया और इसमें टाइम भी आ गया, एंड दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड पॉलिसी। क्लियर हो गया, वॉयज पॉलिसी, टाइम पॉलिसी एंड मिक्स पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी मैंने क्या बोला कि भाई मेरी शिप का एक स्पेस है, इंडिया से अमेरिका जाएगी और फिर अमेरिका से इंडिया वापस आएगी, तो जब तक वो इंडिया से गई और इंडिया में वापस नहीं आती है तब तक मेरी पॉलिसी कवर होती है। टाइम पॉलिसी स्पेसिफिक टाइम के लिए 23 से 24 टाइम तक के लिए आया था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो कौन सी पॉलिसी बन गई? मिक्स्ड पॉलिसी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं वैल्यूड पॉलिसी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे आप समझो गोल्ड होता है, अभी गोल्ड का रेट कभी भी फिक्स नहीं होता है। गोल्ड का रेट आप आज देखोगे आपको 76 दिखेगा, कल दिखेगा मे बी 78 हो सकता है। तो अगर मुझे पॉलिसी निकालनी है, मुझे मेरा गोल्ड का मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे गोल्ड यहाँ से मैं दूसरी कंट्री में भेज रही हूँ, मैंने 10 किलो भेजा है, अब 10 किलो गोल्ड के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट कुछ 70 लाख के आसपास जाएगा। अब आज का रेट 70,000 था, ठीक है, आज का रेट कितना था? 70,000, और मैंने इस रेट के हिसाब से जो पॉलिसी निकालवाई वो 70 लाख की निकलवाई, ठीक। बट जब मेरी शिप वहां पे पहुंच रही है तब तक जो गोल्ड था उसका प्राइस कितना पहुंच गया? 73। तो एक्चुअल में मेरा कितना प्राइस पहुंच गया? 73 लाख। मैंने पॉलिसी कितने के लिए निकलवाई थी? 70 लाख। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो रहती है वो एवरीडे चेंज हो रही है, तो उसको पता कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई आज 70 है, 3 दिन के अंदर बढ़ेगा भी बढ़ेगा तो 3000 बढ़ेगा, तो एक काम करती हूँ मैं 70 की जगह कितने की पॉलिसी निकाल रही हूँ? 73 लाख। मैंने शिप की नहीं, मेरे शिप की, मेरे गुड्स की जितनी वैल्यू है मैंने उस वैल्यू की पॉलिसी निकलवाई है, उसको बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। क्लियर हो गया वैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है। ब्लैंकेट पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर। अब ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? एक ब्लैंकेट के अंदर सब कुछ आ जाता है, हमारा हाथ पैर वेर सब कवर करके बैठ जाते हैं, बस यही चीज है कि ब्लैंकेट पॉलिसी के अंदर मेरे जो गुड्स था, मेरा सॉरी जो मेरा गुड्स था वो क्या था, कितने स्पेसिफिक टाइम के लिए गया, कौन से रूट से गया, कौन से पोर्ट्स पे उतरा,
हर चीज का मुझे इसमें पॉलिसी मिल जाएगा। मेरे शिप का, मेरे गुड्स का, पोर्ट पे उतर के कुछ रिस्क हुआ तो भी मुझे क्लेम मिलेगा। मेरा कितने 1 साल के अंदर जाता, 1 साल तक के टाइम पीरियड का था, वो भी मिलेगा। मतलब आपका वैल्यू, टाइम, मिक्स, अनवैल्यू, वॉयज, ये सबको कवर करके जो रखता है उसको बोलते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। समझा ब्लैंकेट पॉलिसी का मतलब? जिसके अंदर मैं अपने शिप की फर्स्ट टू एंड सारी कवर अप पॉलिसी ले रही हूँ। स्टार्ट होने से लेके वहां पर उतरेगा, उसके बीच में कुछ भी हुआ मुझे वो मिल जाएगा क्लेम, अगर मैंने ब्लैंकेट पॉलिसी लिया। पोर्ट रिस्क पॉलिसी, अब सब कुछ तो ठीक था, सी के तक तो चला गया, सी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट पे उतरा, पोर्ट पे उतरने पे किसी ने चोरी कर लिया, कोई वहां पे आ गए भाई गुंडे, डाकू वाकू आ गए और वो डाकू ने पूरा का डकैती मार के चले गए, तो क्या करेंगे? फिर तो आप बोलोगे कि आपका तो पॉलिसी खाली सी तक का था, वो तो पोर्ट पे था, समुद्र पे तो आया नहीं था, चोरी तो समुद्र पे हुई नहीं। तो इसके लिए पोर्ट पे भी कोई रिस्क हो सकता है। और पोर्ट क्या होता है? जहां पे सारी शिप्स आकर रुकती है, ठीक है। तो मैंने पोर्ट रिस्क पॉलिसी रखी, जिसके अंदर जितने भी टाइप्स के पोर्ट्स होंगे, वहां पे जब भी मेरा सामान उतरेगा, वहां पे भी उतरने पे कुछ डैमेज होता है तो मुझे उसका क्लेम मिल जाएगा। क्लियर? कॉम्पोसाइट पॉलिसी, कॉम्पोसाइट का मतलब कि एक ही पॉलिसी को, अब समझो एक शिप है, ठीक है, ये शिप के अंदर 4 लोगों का सामान जा रहा है, तो अब ये 4 लोग अलग अलग पॉलिसी नहीं करके क्या करेंगे? एक साथ सब लोग पॉलिसी ले रहे। कॉम्पोसाइट पॉलिसी का मतलब कि एक शिप के अंदर अगर 3 लोगों का सामान जा रहा है तो वो 3 लोग अलग अलग पॉलिसी नहीं लेके, वो इंश्योरेंस सारे के सारे एक साथ आकर जब पॉलिसी लेते हैं कि भाई हम सारे, अब जैसे मेरा सामान उसमें 20 लाख का है तो मेरा 20 लाख का पॉलिसी, दूसरा मिस्टर बी होगा उसका 30 लाख का है तो उसका 30 लाख का, तो जो पॉलिसी है डिस्टिंक्शन होगा, प्रीमियम होगा, अमाउंट होगा, वो अलग होगा, लेकिन एक ही जगह से सबने एक साथ वो पॉलिसी लिया। ठीक है, कॉम्पोसाइट पॉलिसी, पोर्ट्रेट्स भी क्लियर। नेक्स्ट आता है सिंगल वेसल। अब इसको ध्यान से समझ लो, सिंपल मैं समझाती हूँ सिंगल वेसल एंड फ्लीट क्या होता है। अगर मेरा सिर्फ एक शिप है, ठीक है, मेरा शिप का बिजनेस है, मेरा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, मेरा शिप है और मैं अपना शिप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देती हूँ कि भाई आप इसमें अपना प्रोडक्ट जो है लेकर जा सकते हो, पर मेरी शिप तो मेरा है तो रिस्क भी मेरा है। तो अगर मैं सिर्फ अपने एक शिप के लिए पॉलिसी निकालती हूँ कि भाई मेरा ये वाला शिप जाने वाला है, बाकी सब शिप तो ऐसे भी पोर्ट पे खड़े, इनके लिए मुझे कोई पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, ये जो शिप है ये मेरा आगे जाने वाला है तो खाली उसके लिए मुझे पॉलिसी चाहिए, तो उसको बोलते हैं सिंगल वेसल पॉलिसी। सिंगल वेसल मतलब जब आप एक शिप के लिए खाली अपना इंश्योरेंस, शिप ओनर जो रहता है वो अपने एक शिप के लिए अगर कोई इंश्योरेंस निकालता है तो सिंगल वेसल पॉलिसी। अगर मेरे पास 5 शिप है और मैंने पांचों के लिए पॉलिसी निकाल दिया, अब पांचों चाहे रोड पे जाए, चाहे ट्रक से जाए, चाहे कैसे भी जाए, कुछ भी हुआ मुझे वो पूरी की पूरी क्लेम मिलेगा, तो उसको बोलते हैं फ्लिट पॉलिसी। ध्यान से समझना, जब एक शिप के लिए निकाल रही हो तो सिंगल वेसल पॉलिसी, जब एक से ज्यादा मतलब मेरे पास 3 या 4 शिप्स है और मैं अपने सारे शिप्स के लिए निकाल रही हूँ, तब क्या बन गया? फ्लिट पॉलिसी। और यहाँ पे हमारा मरीन इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। तो क्लियरली समझ लेना, वॉयज मतलब स्टार्ट जहां से गया फिर जाकर वो वापस आएगा, तब तक के लिए पूरे शिप की पॉलिसी। टाइम पॉलिसी मैंने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए निकाली, बट वो टाइम तक अगर मेरी शिप गई नहीं, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मैं कंटिन्यूशन क्लॉज के अंडर में, मतलब क्लॉज क्या होता है कि रूल से कि भाई मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। मिक्स पॉलिसी इन दोनों को मिलाकर। वैल्यूड पॉलिसी मैंने जैसे गोल्ड वाला एग्जांपल दिया, प्राइस बढ़ता रहता है तो मैं एक स्पेसिफिक वैल्यू कि भाई ये शिप कितने की होगी, मेरा जो पॉलिसी मैं निकाल रही हूँ वो मैं 73 लाख का निकाल रही हूँ, अब अगर वो 70 लाख का भी होगा तो मेरी वैल्यू 73 लाख की। ब्लैंकेट जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, पोर्ट्रिक्स पोर्ट पे उतरने पे किसी ने चोरी कर लिया, कुछ भी हो गया तो वहां पे भी मुझे मिल जाएगा। कॉम्पोसाइट पॉलिसी, एक से ज्यादा इंश्योरेंस एक साथ आकर निकालते हैं। सिंगल, जब एक शिप के लिए निकालूंगी ओनली फॉर वन शिप, देन इट इज कॉल्ड एज द सिंगल। फ्लिट मतलब जिसके अंदर और रिस्क ऑफ रोड पे होगा, चाहे रेलवे पे होगा, ट्रांसपोर्ट, जितने भी मेरे शिप खड़े 5-6 सबके लिए मैंने एक साथ निकाल दिया तो उसको बोलते हैं फ्लिट पॉलिसी। तो यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस का टॉपिक खत्म होता है। अब बिना लेट स्टार्ट किए फटाफट हम लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फायर इंश्योरेंस। सो नेक्स्ट इज द फायर इंश्योरेंस। अब ध्यान से समझो फायर इंश्योरेंस क्या है, एक ही बार में 9 पॉइंट से फटाफट कवर हो जाएगा। कोई भी एनी प्रॉपर्टी विच इज डैमेज बाय द फायर, कोई भी प्रॉपर्टी जो फायर की वजह से डैमेज होती है, अगर मुझे उसको फायर के लिए प्रोटेक्ट करना है कि भाई मेरे घर में आग हो या मेरी प्रॉपर्टी में, बिजनेस के हिसाब से मेरे बिजनेस में कल को कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, फायर हो जाए, तो मुझे फायर से मेरी कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, देन आई विल टेक द फायर इंश्योरेंस। क्लियर है? फायर इंश्योरेंस क्या होता है? टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आता है वैल्यूड।
जो मरीन इंश्योरेंस में हमने देखा सेम चीज है। फैट वैल्यूड क्या होता है कि मैंने कितनी वैल्यू के लिए, मेरी प्रॉपर्टी भले 10 लाख की 20 लाख की है, पर मैंने लिया कि 10 लाख की प्रॉपर्टी पे मैंने लिया मुझे 8 लाख का चाहिए, तो वैल्यूड पॉलिसी होती है कि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू कितने के लिए। एवरेज पॉलिसी ध्यान से समझो आप बहुत, क्योंकि वैल्यूड पॉलिसी में इतना डिटेल में मैंने जैसे मरीन में करवाया वो सेम चीज है। एवरेज पॉलिसी क्या बोलता है, सपोज मेरी प्रॉपर्टी 2 लाख की थी, पर मैंने इंश्योरेंस लिया कितने का, 1 लाख का, मतलब मैंने एवरेज कितना परसेंटेज लिया, 50। अब अगर मेरा लॉस बाय फायर 1 लाख का होता है तो मुझे मिलेगा 1 लाख में। ऐसा आप जाके कंपनी को नहीं बोल सकते सर मैंने 1 लाख दिया था तो ना, तो आप मुझे 1 लाख दीजिए क्योंकि मेरा इंश्योरेंस 1 लाख का था। नहीं, आपने कौन सी पॉलिसी ली है, एवरेज पॉलिसी। तो एवरेज पॉलिसी बोलता है कि जितना आपकी प्रॉपर्टी का आपने एवरेज लिया है, क्लेम आपको आपका लॉस होने का उतना ही एवरेज मिलेगा। मतलब मेरी प्रॉपर्टी थी 2 लाख की तो मुझे मिला 1 लाख, सो व्हाट इज माय एवरेज इज 50%। इफ माय लॉस इज 1 लाख, सो आई विल नॉट गेट द होल अमाउंट ऑफ 1 लाख, आई विल गेट द एग्जैक्ट ऑफ 50% which I have taken and the 50% of 1 lakh is the 50,000. So loss by fire अगर मेरा 1 लाख का हुआ तो मुझे पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा, उसका भी 50% ही मिलेगा। That is nothing called as a average policy. नेक्स्ट एक स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होता है। सपोज मैंने ये नहीं बोला कि मेरा प्रॉपर्टी इतने का और मैंने इतना, मैंने बोला मेरा 1 लाख का प्रॉपर्टी होने दो, पर मैंने इंश्योरेंस लिया 75,000 का। मतलब अब मेरी अगर प्रॉपर्टी में 75,000 के अंदर कुछ भी लॉस हुआ तो मुझे वो उतने अमाउंट तक का पूरा, अगर 75 के ऊपर गया तो आप नहीं दोगे, लेकिन अगर 70,000 तक का लॉस हुआ है तो मुझे पूरा का पूरा वो अमाउंट चाहिए। जैसे कि 1 लाख की प्रॉपर्टी थी पर मैंने लिया कितने का, 75,000 का, और लॉस बाय फायर मेरा 40,000 का, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मैम आपने तो 75% का लिया था तो हम आपको 75% नहीं देंगे। नहीं, यहाँ मैंने एवरेज पॉलिसी नहीं, यहाँ मैंने स्पेसिफिक पॉलिसी लिया। तो स्पेसिफिक पॉलिसी बोलते कि जितने अमाउंट का लिया, अगर उतने अमाउंट के अंदर कितना भी लॉस हुआ आपको वो अमाउंट मिलेगा। मतलब अगर मेरा 40,000 का लॉस हुआ तो मुझे पूरा का पूरा 40,000 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी का मतलब ध्यान से समझो। सपोज मेरे गोडाउन अलग अलग जगह पे, एक गोडाउन मेरा गुजरात में, एक गोडाउन मेरा केरला में, अलग अलग जगह पे मेरे गोडाउन है। अब मुझे ये टेंशन है कि भाई वहां का अलग इंश्योरेंस, फिर गुजरात का अलग निकालू, केरला का अलग निकालू, महाराष्ट्र का अलग। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरे जितने भी गोडाउन है उनके लिए एक ही पॉलिसी बनाऊंगी। मतलब अलग अलग प्लेस और उसके रेंज भी चेंज होंगे जो मेरे गोडाउन का वैल्यू होगा। अब केरला वाले का वैल्यू सपोज 1 करोड़ होगा और अगर गुजरात में जाती हूँ तो वो 70 लाख होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं अलग अलग निकालने की जगह एक फ्लोटिंग पॉलिसी, मतलब सारे के सारे गोडाउन का मैं एक ही साथ एक पॉलिसी लेती हूँ, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। देखो प्रोडक्ट है डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट गोडाउन, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग गोडाउन है, तो मैंने उसका कंबाइन करके एक ले लिया। ठीक है, फ्लोटिंग पॉलिसी समझ में आया। एक्सेस पॉलिसी क्या होता है, अब कोई जैसे गोल्ड का एग्जांपल ले लो, गोल्ड का रेट आज 70 है, कल 75,000 हो जाएगा, मतलब फिक्स नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, एक साल के अंदर 70 है तो मैक्सिमम 80,000 जाएगा, इससे ऊपर जाएगा नहीं। तो अब आज तो 70 है तो मैं क्या करूंगी, 70,000 का इंश्योरेंस ले लूंगी, क्योंकि आज प्राइस 70 है, आने वाले टाइम में 10,000 और बढ़ सकता है। तो मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए 4 महीने 5 महीने बाद 80 गया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। समझो आज 70 है और कल को 80 गया और मेरी प्रॉपर्टी 3 महीने बाद अगर 80 होने के बाद तो 10 का लॉस होगा। तो ये 70 मतलब 1,50,000 से 2 लाख के बीच का मुझे आइडिया है, तो 1 लाख जो लूंगी वो मेरा फर्स्ट पॉलिसी होगा। और मुझे ऐसा एजम्पशन है कि आने वाले टाइम में इसका 50,000 और बढ़ सकता है, तो मैं 50,000 का अलग से जो पॉलिसी लेती हूँ दैट इज कॉल्ड द एक्सेस पॉलिसी। क्लियर हुआ? एक्सेस पॉलिसी की प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स नहीं है कि भाई ये 6 महीना सेम, वो हमेशा चेंज हो रहा है। तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली लेती हूँ कि इतना है तो इतने तक जाएगा, तो मैंने वो प्राइस के हिसाब से लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सेस पॉलिसी। नेक्स्ट इज द रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। अब बहुत सी ऐसी ये सारी जो पॉलिसी है ना, समझो वॉर हो गया या फिर किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी अगर खराब होता है, जैसे कि रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी क्या बोलता है कि आपका प्रॉपर्टी हो गया या लॉस हुआ, फायर से जला, तो आपको उसको पैसा मिलेगा। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी में हम बोलते हैं कि भाई अगर मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की थी और लॉस बाय फायर हुआ तो आप मुझे 50 लाख मत दीजिए, मेरी जितनी की प्रॉपर्टी थी उतने वर्थ की मुझे दूसरी प्रॉपर्टी दीजिए। इट मींस प्रॉपर्टी के बदले हम प्रॉपर्टी को रिप्लेस करते हैं, उसमें पैसा लेते नहीं है। सेम बोला, प्रॉपर्टी लॉस बाय फायर, प्रॉपर्टी रिप्लेस, कि मेरा 50 लाख का घर था, फायर हुआ, आप मुझे पेमेंट मत दीजिए, कैश या अमाउंट मत दीजिए, आप मुझे क्या दीजिए, जितनी की मेरी प्रॉपर्टी उतने वर्थ की मुझे दूसरी प्रॉपर्टी दीजिए। दैट इज कॉल्ड एज अ रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। होप सो 6 पॉइंट्स क्लियर हो गया। एवरेज पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, एग्जैक्ट वैल्यू का निकाला, एवरेज मेरी प्रॉपर्टी के जितने एवरेज परसेंटेज का मैंने निकाला, क्लेम भी उतने का मिलेगा। स्पेसिफिक मैंने 1 लाख का निकाला तो 1 लाख
लाख के अंदर कुछ भी लॉस हुआ मुझे वो वापस मिलेगा। फ्लोटिंग पॉलिसी, अलग अलग जगह पे गोडाउन है, अलग अलग जगह चीजें, तो मैं एक सारे गोडाउन का 5 6 7 जितने भी गोडाउन है सबका एक साथ पॉलिसी लेती हूँ। एक्सेस पॉलिसी, प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आज 1 लाख के कल 2 लाख जा सकते हैं, तो मैंने 1 लाख का तो एक पॉलिसी लूंगी, एजम्पशन है कि 1 लाख और बढ़ेगा तो बाकी के अमाउंट का मैं एक्सेस पॉलिसी लेती हूँ। रीइंस्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मतलब क्या है, ये जितनी भी पॉलिसी पड़ी ना, अगर इस किसी में भी आपका लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक की वजह से आग लग गया, अगर आपका वॉर हो गया, किसी ने दंगा हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, इन सारी चीजों की वजह से अगर आपका कुछ लॉस हुआ है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी एक पैसा देती नहीं है। बट अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लिया है तो चाहे अर्थक्वेक, मतलब जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या मेन मेड डिजास्टर होते हैं, सिंपल ये समझ लो कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर और जितने भी मेन मेड डिजास्टर होंगे, उन सारी ये दोनों का अगर इन दोनों की वजह से कुछ होता है तो जल्दी मिलता नहीं। बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में अर्थक्वेक होने दो, फ्लड होने दो, वॉर होने दो, अगर इन सारी चीजों की वजह से भी मेरी प्रॉपर्टी में आग लगा है तो कंपनी मुझे पैसा देगी, इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंटली लॉस पॉलिसी। इसके अंदर ध्यान से समझो, अगर एक कंपनी में आग लगती है तो प्रॉपर्टी तो जलता है, ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, उसका जो बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब रोज का जो काम था, प्रोडक्शन बनाना था, मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना था, लोगों को सैलरी देना था, रेंट देना था, वो सब बंद हो जाता है और ये उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये कॉन्सिक्वेंटली पॉलिसी क्या बोलता है कि आपका जितना प्रॉपर्टी का लॉस हुआ तो हम देंगे, पर आपके जितने भी इनटेंजिबल लॉस है, इनटेंजिबल क्या, जो दिख नहीं रहे, जैसे मेरा रेंट जाने वाला है पर वो मेरा उतना, अब जैसे अगर कोई एक कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, अब उसके आग लग गया तो आग लगने के बाद 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन जब तक वो रिपेयर नहीं होगा उसके कपड़े नहीं बिकेंगे, मार्केट में वो डिलीवरी नहीं कर पाएगा, तो वो उसका इनटेंजिबल लॉस है जो दिखता नहीं। तो ऐसे लॉस को भी कॉन्सिक्वेंटल लॉस बोलता है कि भाई आपके जो डेली बिजनेस एक्टिविटी के लॉस है, रेंट और ये एक्टिविटीज, वो भी हम अपने ऊपर देंगे, आपको वो चीज देंगे। स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी क्या होता है? स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, जब भी ऐसा फायर होता है तो अपने आप एक पाइप लगा के रखते हैं जिसमें अगर फायर हुआ तो जैसे स्प्रिंकल क्या होता है, फवारा जो निकलता है, उस तरीके से उसमें से पानी निकलने लगता है और वो आग को रोकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर अगर वाटर ब्लॉकेज हो गया या कुछ ऐसा हो कि वो स्प्रिंकल फट गया और पानी पूरा का पूरा आ जाता है, तो उस पानी की वजह से, उस स्प्रिंकल लाइन की वजह से पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा पानी की वजह से लॉस होता है। तो अगर स्प्रिंकल लीकेज सिस्टम हुआ तो भी कंपनी, अगर आपने ये पॉलिसी लिया है तो स्प्रिंकल की वजह से अगर आपकी कंपनी को कोई लॉस होता है तो कंपनी आपको क्लेम करके देगी। बट वो इसमें भी कुछ क्लॉज होते हैं कि अगर आप स्प्रिंकल का रिपेयर कर रहे थे और तब वो ब्लॉक होके फटा तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपकी कुछ बिल्डिंग में रिपेयरिंग हो रहा था और उस टाइम पे ये फटा तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें भी कुछ कॉज एंड क्लॉज होते हैं कि नॉर्मली अगर वो खुद से ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हुआ जो फट गया तो उसका आपको पॉलिसी मिलता है। होप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, इतने छोटे में मैंने फटाफट जितना शॉर्ट में मैं आपको दे सकती थी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। वैल्यूड पॉलिसी, जितने की मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू उतना निकाला, एवरेज मेरी प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, मैंने निकाला 50, तो 50 लॉस होगा तो मिलेगा 25, क्योंकि मैंने 50% निकाला तो मिलेगा भी 50। स्पेसिफिक 1 लाख की प्रॉपर्टी था, मैंने 70,000 का निकाला, लॉस मेरा 60,000 हुआ तो पूरा का पूरा 60 मिलेगा क्योंकि मैंने स्पेसिफिक पॉलिसी लिया था। फ्लोटिंग पॉलिसी, अलग अलग जगह पे गोडाउन से अगर एक साथ लॉस होता है, सॉरी, अगर अलग अलग जगह गोडाउन पे, तो हर जगह का मैं अलग पॉलिसी नहीं लेके सारे गोडाउन का एक साथ पॉलिसी लेती हूँ। एक्सेस पॉलिसी, प्राइस जो होता है हमेशा कुछ प्रोडक्ट के चेंज होते रहते हैं, तो मुझे नहीं पता आज तो मैं 7 लाख का निकालू लेकिन आने वाले 6 महीने बाद मेरे गोडाउन में कुछ हो गया और उस टाइम पे उस प्रोडक्ट का वैल्यू 8 लाख हो चुका था तो मेरा लाख रुपए का लॉस है, तो वो एक्स्ट्रा 1 लाख का मैं एक्सेस पॉलिसी निकाल के रखती हूँ। रीइंस्टेटमेंट, अगर प्रॉपर्टी लॉस्ट हुई है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी जो मेन में डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, किसी ने वॉर कर दिया, अटैक्स हो गया, तो अगर ऐसी चीजों की वजह से आग लगे तो भी आपको मिल जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इनटेंजिबल लॉसेस, जैसे कि उसको सैलरी है, उसके प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वो प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पाएगा, उसका डेली का जो रूटीन है वो रुक जाएगा, तो उसके जो डेली के लॉस हो रहे हैं वो भी कंपनी देती है। एंड स्प्रिंकल लीकेज मतलब जो मैंने आपको बताया पाइपलाइन का, ठीक है। होप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस का टॉपिक इतने में आप लोग का कवर हो गया रहेगा और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा वेयर हाउस। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट वेयर हाउस टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर हाउस। वेयर हाउस के अंदर सिंपल सा मतलब, वेयर हाउस आपको लोग को ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि भाई 3 लोग होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरर जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है, सेकेंड होता है होलसेलर और होते हैं रिटेलर। अब मे भी मैन्युफैक्चरर जब उस प्रोडक्ट को बना रहे, जो प्रोड्यूसर, अगर आप सिंपल वर्ड में बोले तो उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब उसके पास इतना स्टोरेज सिस्टम नहीं है कि वो जो बल्क में चीजें बना रहे हैं उसको सामान को एक जगह रख सके, तो ये जो होलसेलर रहता है ये इसको क्या देता है, गोडाउन। कभी कभी इनके खुद के भी गोडाउन होते हैं,
बट ये गोडाउन फैसिलिटी रहता है जिससे ये टाइम टू टाइम, अब सपोज अगर राइस का प्रोडक्शन वो तो 6 महीने में हो जाता है, अब जब राइस का प्रोडक्शन हो गया तो बाद में क्या होगा, बाद में अगर मेरे को 6 महीने तक मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 महीने के बाद चाहिए तो लोगों को मिलेगा नहीं, तो मैंने जो बल्क में किया है, अगर मेरे पास प्रॉपर गोडाउन है, गोडाउन इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज अ वेयर हाउस, कि अगर प्रॉपर गोडाउन है तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, टाइम टू टाइम प्रॉपरली स्टोर करके हम उसको रख सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. सो व्हाट इज वेयर हाउस रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड consist of all those activities which are connect with the storage and preserving. Preserve means what? प्रोटेक्ट करना, कि भाई वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम वो एक्टिविटी करते हैं जहां पर चीजों को एक जगह पे स्टोर करना और उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, किसको, गुड्स को. नेक्स्ट आते हैं हमारे, इसका फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो. सबसे पहला काम क्या है कि ये हमें प्रोडक्ट को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है, कि मैंने कोई प्रोडक्ट आज बना दिया और मुझे वो पूरे साल तक धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर मेरे पास स्टोरेज सिस्टम है, नहीं तो मैं टेंशन में आऊंगी, और मैंने अगर प्रोडक्ट पब्लिक एक्चुअल में अगर समझो मैंने 100 मार्कर बना दिए और मार्केट में अभी 10 ही मार्कर चाहिए, पर मेरे पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है, मैं क्या करूंगी, उसको सस्ते में निकाल के बेच दूंगी. क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है. बट स्टोरेज सिस्टम होगा तो मैं उसको रखूंगी, और जब जब जितना जितना पब्लिक को डिमांड चाहिए उतना उतना मैं मार्केट में देती जाऊंगी. दैट इज कॉल्ड स्टोरेज सिस्टम. सेकेंड, प्राइस स्टेबिलाईजेशन. जैसे मैंने आपको बोला, एग्जांपल दिया कि अगर 100 मार्कर बना दिया और मार्केट में डिमांड सिर्फ 10 मार्कर का है, तो मैं क्या करूंगी, इसको सस्ते में बेचूंगी, जिससे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाएगा. लेकिन अगर मेरे पास प्रोडक्ट सही है तो 10 डिमांड है 10 दूंगी, फिर बाद में 10 आएगा 10, तो प्रोडक्ट का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है, स्टेबल. स्टेबल मतलब क्या, एक लेवल पे रहता है, एक लेवल पे वो मेंटेन रहता है. रिस्क बेयरिंग. अब अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को घर में रख दिया, यार ऐसे कहीं पे खुले में रखा है या फिर किसी नॉर्मल जगह पे रख दिया, तो डेफिनेटली उसके चोरी होने का चांसेस है, या वो किसी फायर या कोई भी फ्लड है तो वो लॉस हो जाता है, खराब हो जाता है. बट जो वेयर हाउसेस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि हमारे सारे के सारे रिस्क को वो मिनिमाइज करते, मतलब हमारा जो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है उसकी वजह से. फाइनेंसिंग. अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर एक मेरा कंपनी है, मेरा बिजनेस है, और अगर मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पास अच्छा खासा वेयर हाउस है और मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो बहुत से बैंक्स है जो मुझे मेरे वेयर हाउस के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज अ काइंड, जैसे हम अपने प्रॉपर्टी, मेरे पास है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, उस पर लोन ले लिया. सेम इसी तरह होता है कि मैंने अपने वेयर हाउस का रखा और उसके अगेंस्ट मैंने क्या रेस कर दिया, लोन कर लिया. तो ये फाइनेंसिंग का भी काम करता है कि जब भी हमें लोन की जरूरत पड़ती है वो लोन हमें प्रोवाइड करता है. आजकल बहुत से ऐसे वेयर हाउस हो गए जो आपके प्रोडक्ट को ग्रेड देते हैं कि भाई ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, और जैसा साइज, जैसी पैकेजिंग, क्योंकि देखो भाई जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सा स्लोगन है, तो प्रोडक्ट जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा वो मार्केट में बिकेगा, तो वो हमको अच्छी से पैकेजिंग भी करके प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड आता है ट्रांसपोर्टेशन. आज समझो एप्पल जो है वो, एप्पल मैं बोलती हूँ कश्मीर में बनता है, पर अगर यहाँ पे किसी को एप्पल खाने का मन हुआ तो वो क्या करेगा, अब एप्पल खाने के लिए आप कश्मीर तो नहीं जाओगे ना, तो आज वेयर हाउस वहां पर है, तो ट्रांसपोर्टेशन कि भाई कश्मीर के वेयर हाउस में एप्पल है, वो एप्पल लेकर आकर मुंबई में देंगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी कब हो रहा है, जब प्रॉपर वेयर हाउस है. नहीं तो हम कहाँ जाकर कहाँ से चीजें उठाते रहेंगे. ठीक है. टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी. जब पब्लिक को चाहिए जिस जगह पे, यूटिलिटी इज नथिंग बट द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, तो जिस टाइम पे जिस जगह पे लोगों को वो चीज चाहिए मिल जा रही, मुझे एप्पल खाने का, मैंने कश्मीर नहीं जाना है, मुझे महाराष्ट्र में भी कश्मीर एप्पल मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट हर जगह, जैसे अमेजोन देखो, पहले था कि भाई ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है वहां पे नहीं मिलता है, आज अमेजोन चाहे महाराष्ट्र में बैठा हुआ इंसान सर्च करेगा चाहे अमेरिका में सर्च करेगा, सारे प्रोडक्ट आपको वहां पे मिल सकते हैं. तो ये टाइम का और प्लेस की यूटिलिटी यूज हो रहा है. प्रोसेसिंग. सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो जिस फॉर्म में आते हैं हम उसको उसी फॉर्म में डायरेक्ट यूज नहीं करते. जैसे कि समझो आपके फर्नीचर होते हैं, तो फर्नीचर एक्चुअल में जब वो लकड़ी आती है तो डायरेक्ट तो लकड़ी नहीं आती ना, उसको पॉलिशिंग किया जाता है, शेप दिया जाता है. बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको पहले पकाया जाता है, वो उतरते तो कच्चे, तो उनको बहुत दिनों तक रखना पड़ता है ताकि वो पक जाए और फिर उसको मार्केट में देते हैं. तो उनके ये सारी चीजों के लिए कि मतलब कच्चे तो आ गए पर अभी इसको रखना पड़ेगा ताकि ये यूज 3 महीने बाद हो सकता है, तो इसके लिए वेयर हाउस आता है कि भाई ऐसी चीजों के प्रोसेसिंग के लिए कि वो रॉ मटेरियल से अपने फिनिश गुड्स में बनाने के लिए हमें ये वेयर हाउस काम में आते हैं. होप सो आप लोग को वेयर हाउस का और फंक्शन ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. फंक्शन क्या, स्टोर में हेल्प करता है, प्राइस को स्टेबल रखता है, रिस्क कभी चोरी हो जाए तो वो इस तरीके से वेयर हाउस बनाया जाता है कि ऐसी चीजें होने पाती है, उसके ऊपर मैं लोन्स भी ले सकती हूँ, मुझे पैकेजिंग करके मेरे प्रोडक्ट को ग्रेडिंग भी देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हैं, मैं टाइम और प्लेस दोनों को अच्छे से यूज कर सकती हूँ, और मेरा प्लस आता है प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में वो यूज करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सो अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर. ऑलरेडी मैंने आपको जितने भी वेयर हाउस का पार्ट था वो कवर कर दिया. लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस.
अब सिंपल सी चीजें इसके अंदर, सिर्फ की पॉइंट्स याद रखो, और मैंने जो आंसर लिख के दिए वो आपके की पॉइंट्स के दिए कि अगर वो मतलब समझ गया मतलब आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे फर्स्ट है प्राइवेट वेयर हाउस। मैंने जैसे बोला वर्ड से समझ लो, प्राइवेट मतलब कोई पर्सन इंडिविजुअली उसको चला रहा है। अब जैसे मेरा, अगर ये देखिए जिसका बिजनेस छोटा होगा ना, वो इतना खर्चा नहीं करेगा कि खुद के लिए प्राइवेट वेयर हाउस खोलेगा। प्राइवेट वेयर हाउस कौन खोलते हैं? जो बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, जिनको पता है कि भाई हमारा ऑलरेडी इतना स्टॉक बनने वाला है, हमें स्टोरेज सिस्टम हाई चाहिए। जब ऐसा कुछ रहता है तो ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन है उनको लार्ज कैपेसिटी चाहिए, और लार्ज कैपेसिटी के टर्म में ही वो खुद का अपना, वो किसी से रेंट पे या टाइम पीरियड, क्योंकि उनको 6 मंथ 2 मंथ के नीचे, उनको होल ईयर पूरे टाइम उनको खुद का प्राइवेट वेयर हाउस चाहिए रहता है, तो वो अपना वेयर हाउस ओपन करते हैं। क्लियर हो गया? प्राइवेट। पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक वेयर हाउस खोला, मैंने एक बिजनेस के हिसाब से सोचा कि भाई एक गोडाउन खोलती हूँ, और जिसको जिसको जरूरत रहेगी, जैसे जो छोटे फार्मर्स होंगे, जितने भी छोटे बिजनेसमैन होंगे, उनको जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं उनको एज अ रेंट या जो भी मेरे चार्जेस रहेंगे मैं उससे लूंगी। तो ये मेरा वेयर हाउस खोल के दूसरों को देना, ये मेरी खुद की एक मैं बिजनेस पर्पज से स्टार्ट करी। सो दैट इज कॉल्ड द पब्लिक वेयर हाउस। मतलब मैं खुद यूज नहीं करूंगी, मैं किसी और को उस पर रेंट पे दूंगी या कुछ नॉमिनल चार्जेस अमाउंट लूंगी, और उसको बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। क्लियर है? प्राइवेट, प्राइवेट मतलब क्या? किसी पर्सन ने, मैं, मेरा खुद का बड़ा बिजनेस है और मुझे खुद के लिए एक स्टोरेज सिस्टम चाहिए और मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं प्राइवेट। पब्लिक वेयर हाउस मतलब मैंने लिया है, मैंने वेयर हाउस खोला है, बट मेरा कोई बिजनेस नहीं है जिसको मुझे स्टोरेज चाहिए, मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मैं किसी और को वो रेंट पर देकर अपने लिए यूज कर सकूं। नेक्स्ट आता है बॉन्डेड वेयर हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी पॉइंट आता है। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब होता है लाइसेंस बाय गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट द इंपोर्टेड एंड वर्क अंडर द कस्टम अथॉरिटी। इतना पता है कि जब हम किसी भी चीज को बाहर की कंट्री से मंगाते तो हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते, कस्टम पे करने पड़ते, बट जब वो प्रोडक्ट आता है और इंडिया में आने के बाद अभी तक अगर उसके कस्टम्स क्लियर नहीं है, उसके टैक्सेस क्लियर नहीं है, तो जब तक उस पे कस्टम ड्यूटी क्लियर नहीं होती है तब तक गवर्नमेंट उसको अपने पास रहती है, और जिस वेयर हाउस में रखती है उसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। क्लियर हो गया? कि जिसके ऊपर जब तक उसका कस्टम क्लियर नहीं होता है, एक तरीके से समझ लो एक लाइसेंस होता है बाय द गवर्नमेंट कि भाई हाँ तुम्हारा प्रोडक्ट जो है कस्टम क्लियर हो गया, टैक्स फ्री हो गया, तुम्हारा टैक्स फ्री नहीं हो गया, तुमने टैक्स पे कर दिया है, तो अब तुम इसको लेकर जा सकते हो। ठीक है? ड्यूटी पेड वेयर हाउस। अभी इसमें क्या था? कस्टम देना बाकी था, कस्टम देना बाकी था, तो गवर्नमेंट मुझे क्या बोल रही है कि भाई तुम्हारा कस्टम देना बाकी है, तो इसको अभी हम बॉन्डेड वेयर हाउस में, मैंने कस्टम पे कर दिया, मेरा प्रोडक्ट आया, बट मेरे पास टाइम नहीं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं या कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब तक मैं जिस वेयर हाउस में उसको रखूंगी दैट इज कॉल्ड ड्यूटी वेयर हाउस। की कोई भी प्रॉब्लम, कि मैंने अगर मेरा अपना पेमेंट कर दिया, मेरा कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे कुछ पैकेजिंग करना है या उसको कुछ कहीं और एक्सपोर्ट करना है, तो मैं अपने पास उसको रख नहीं सकती हूँ, वहां से मुझे उसको कहीं और लेकर जाना है, तो ऐसे टाइम तक मेरे जो ड्यूटी पेड वेयर हाउस होता है, मतलब मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा टैक्स और कस्टम ड्यूटी पे किया है, तो उसको हम डालते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। क्लियर है? ऑलरेडी 4 पॉइंट। प्राइवेट, खुद के लिए, खुद का बड़ा बिजनेस है, खुद के लिए। पब्लिक, इसको एक बिजनेस के हिसाब से ओपन करती हूँ कि भाई मैं खोलूंगी, किसी को चाहिए रहेगा, छोटे फार्मर, उनको रेंट पे मैं दे दूंगी। बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम्स क्लियर नहीं है तो गवर्नमेंट अपने बॉन्डेड वेयर हाउस में रखेगी। ड्यूटी पेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस का मतलब है कि भाई मैंने उस पर सब कुछ मेरा क्लियर है, बट अभी मैं फिलहाल उसको नहीं निकाल सकती हूँ, या वहां से मुझे कहीं और एक्सपोर्ट करना है, देन आई विल कीप दैट माय ऑल द गुड्स इनटू द ड्यूटी पेड वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस ऑलरेडी समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो रहती है इसको चलाती है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। किसके लिए स्टार्ट किया जाता है? स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन। अब क्यों रहता है? क्योंकि अगर किसी प्राइवेट से मैं जाकर अगर रेंट पे लेती हूँ वेयर हाउस, सो डेफिनेटली उसके चार्जेस ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली। अगर मैं गवर्नमेंट वेयर हाउस में लेती हूँ तो उसके जो नॉमिनल चार्जेस रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 मंथ का अगर 50-40,000 पे करूंगी, तो मे भी यहाँ पे वो 25-30,000 के अंदर मेरा काम हो जाता है। सेकंड लास्ट आता है कॉर्पोरेटिव वेयर हाउस। कॉर्पोरेटिव वेयर हाउस मतलब जिसको किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने खोला है, अब 10-15-20 लोगों ने एक साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया, और ऐसे वेयर हाउस जो रहते हैं वो अगर हमको चाहिए 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने जब के लिए, ये बहुत ही इकोनॉमिक रेट पे मिलते हैं। इकोनॉमिक रेट मतलब बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत चीप रेट पे ये वेयर हाउस हम यूज कर सकते हैं। Last not the least, cold storage warehouse. Cold storage मतलब that is basically for the perishable goods. Perishable goods मतलब वो चीजें जैसे मेडिसिन होती है, आपके ब्रेड्स हो गए, ये सारी चीजों को एक प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए। आइसक्रीम हो गया, इसको आप ऐसे कहीं नहीं रख सकते हो। तो ये जो वेयरहाउस होते हैं सिर्फ ऐसा गोडाउन नहीं होता है, प्रॉपर एयर कंडीशन होता है, टेम्परेचर इसका माइनस में रहता है, मतलब आपको ठंडा टेम्परेचर रखा जाता है ताकि वो प्रोडक्ट, जैसे टमेटो हो गया, तो अब टमेटो को ऐसे नहीं आलू कंदा की तरह हम किसी भी गोडाउन में फेंक के रख सकते हैं, नहीं, उसको रखने के लिए हमें अलग टाइप का वेयरहाउस चाहिए, और इसके लिए उसका प्रोडक्शन जल्दी करने में सब डरते हैं क्योंकि वो खराब जल्दी हो सकता है, तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। सो लास्ट इज द कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ वेयरहाउस का टॉपिक होता है कंप्लीट। प्राइवेट वेयरहाउस जो खुद के लिए किया,
पब्लिक वेयर हाउस मैंने बनाया है लेकिन मैं खुद नहीं यूज कर रही हूँ, मैं किसी और को रेंट पे दूंगी। नेक्स्ट आता है बॉन्डेड वेयर हाउस, कस्टम ड्यूटी पेड नहीं है, तो मैं तब तक जब तक गवर्नमेंट को मैं कस्टम ड्यूटी नहीं पे करूंगी तब तक मैं उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में रखूंगी। ड्यूटी पेड वेयर हाउस मैंने उसके ऊपर कस्टम क्लियर कर दिया है, मैंने सब कुछ क्लियर है, बट मुझे कहीं और एक्सपोर्ट करना है या खुद के लिए कहीं और अभी बाद में निकालना है, ड्यूटी पेड हाउस। जिसको गवर्नमेंट चलाती है गवर्नमेंट, जिसको कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज चलाती है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज पेरिसेबल गुड्स के लिए। सो होप सो हमारे यहाँ पे आज इंश्योरेंस एंड जो वेयर हाउस का टॉपिक है वो पूरी तरीके से होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे हमारा ट्रांसपोर्ट का टॉपिक। तब तक और भी ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और इस चैप्टर के रिलेटेड जो बाकी के जितने भी लिंक्स है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू।